ओके, हाँ, डिनर भी कर लिया, शावर भी ले लिया। अब क्या करूं? टीवी देखती हूँ। नहीं यार, आजकल टीवी पे कुछ अच्छा आता ही कहाँ है। तो क्या करूं? नॉवल पढ़ती हूँ। या ओके। मुंबई, फ्रेश एयर। ये क्या है? ये खून जैसा लग रहा है। दरवाजा खोलिए, प्लीज जल्दी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए, प्लीज दरवाजा खोलिए। मोना जी दरवाजा खोलिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? दरवाजा क्यों पीट रही हो? उधर लाश है। क्या बात कर रही हो? लाश कहाँ पे? ऊपर से मतलब लाश ऊपर से नीचे गिरी? नहीं, वो बैल्कनी में लटकी हुई है अभी भी। क्या? लाश अभी भी लटकी हुई है? कहाँ? हाँ, आप लोग चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। आइए। हाँ भैया, आइए। अरे लाश कहाँ चली गई? अभी तो कहाँ है लाश? अभी यहीं पर थी, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, यहीं पर थी लाश। तुमने कोई सपना वपना तो नहीं देख लिया? नहीं, आप लोग मेरा यकीन कीजिए, लाश यहीं पर थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। लगता है सीआईडी को बुलाना ही पड़ेगा। सर, हमारे फ्लैट में तो ताला लगा हुआ है, बिल्कुल खाली है। उसमें लाश कैसे आ सकती है? अक्सर खाली घर ही गुनाह के अड्डे बन जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि लाश छत पर हो। छत तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। यहाँ तक कि सोसाइटी का कोना कोना छान मारा है हमने। सिर्फ यही एक फ्लैट बाकी है जो उस फ्लैट के एग्जैक्टली ऊपर है, जहाँ शिल्पा को लाश दिखाई दी थी। ठीक है, देख कर तसल्ली कर लीजिए। आइए। शिल्पा जी, जिस लड़की को आपने यहाँ बालकनी के बाहर लटकते हुए देखा था, वो जिंदा थी या जख्मी हालत में? नहीं सर, वो मर चुकी थी। उसकी आंखें नहीं झपक रही थी। मेरा यकीन मानिए सर, ऐसा खौफनाक नजारा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। और उसके सिर से खून टपक रहा था? हाँ सर, टपक रहा था। खून कहाँ से टपक रहा था? सिर के किस हिस्से से? खून सिर वो यहाँ से सर, यहाँ से खून टपक रहा था। शिल्पा जी, यहाँ रेलिंग पे या बालकनी पे कहीं भी खून के निशान तो नहीं दिख रहे। सर, हो सकता है कि बारिश की वजह से खून के निशान धुल गए हों। विनीत, एक काम करो, ये रेलिंग उठा लो, ठीक है? फोरेंसिक लैब भेज, हो सकता है खून के कुछ ट्रेसेस मिल जाए। यस सर। यहाँ पर तो कोई लाश नहीं है, ना ही कहीं कोई हाथापाई के निशान है। काम करते हैं, पूरे फ्लैट को सर्च करते हैं। शिल्पा जी, उस लड़की के सिर पे जो घाव था वो किस तरीके का था? किस चीज का मतलब? मैं समझी नहीं सर। मेरा मतलब है, अलग अलग हथियार से जख्म अलग अलग तरीके के बनते हैं। चाकू से कटा था या फिर गोली का घाव था? गोली का घाव था सर। तो फिर आपने गोली चलने की आवाज सुनी होगी, राइट? गोली की आवाज तो मैंने नहीं सुनी। अरे, अभी तो आप कह रहे हैं कि जख्म गोली का था, तो आपने आवाज कैसे नहीं सुनी? देखिए सर, मैंने सिर्फ 10 सेकंड के लिए लाश को देखा था। उन 10 सेकंड में मैंने जो कुछ देखा आपको वो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ भी कुछ नहीं है। इस फ्लैट का मालिक कौन है? महेश भाई, अमेरिका में रहते हैं। साल में एक ही बार आते हैं यहाँ। महेश भाई अमेरिका में रहते हैं?
और आप मिस्टर संजय आप इस फ्लैट की देखभाल करते हैं। जी हाँ, महेश भाई ने इसी काम के लिए रखा है मुझे। ठीक है, नीचे चल के अभिजीत सर को इन्फॉर्म करते हैं। एक मिनट सर। सर ये भी तो हो सकता है कि उस खूनी ने उस गन पे साइलेंसर लगा दिया हो। कमाल है, आपको तो काफी जानकारी है ये साइलेंसर्स गन वगैरह की। ऐसी कोई बात नहीं है सर, मुझे जासूसी नॉवल पढ़ने का बहुत शौक है, इसीलिए इस बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, कुछ पता चला? नहीं सर, उस फ्लैट में तो ना ही कहीं खून का निशान है और ना ही कोई लाश। अच्छा चेक किया क्या? सर छत पर चेक कर लिया, बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारा, सर कहीं कोई लाश नहीं मिली। मैं सच कह रही हूँ सर, लाश थी, वो लाश यहीं पर थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। पता नहीं अब कहाँ चली गई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? आप? मैं? ये घर मेरा है, मेरा घर है ये। और आप मुझे से पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ? ये आपका घर है? जी। ये नेम प्लेट आपने अंदर आते समय पढ़ी होगी ना? ए कुमार यानी अंजू कुमार, दैट्स मी। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर में ये ड्रामा क्या हो रहा है। आंटी मैं शिल्पा, आयशा की दोस्त, कल रात को ही आपके घर में आई थी। आयशा? कौन आयशा? आंटी आयशा आपकी किराएदार, मेरी दोस्त। लो सुनो, हमने घर किराए पे दिया नहीं और किराएदार की सहेली भी पैदा हो गई। वाह, ये क्या चक्कर है शिल्पा जी? सर आप मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं अभी आयशा को फोन करती हूँ। हाँ हाँ लगाओ फोन, मैं भी जानना चाहती हूँ आयशा है कौन। सर आयशा का फोन बंद आ रहा है सर, और मुझे नहीं पता आयशा कहाँ है। वाह, बहुत अच्छी कहानी है। एक तो जबरदस्ती किसी के घर में घुसाओ और फिर इल्जाम ऐसी लड़की पे डाल दो जो है ही नहीं। नहीं सर, आप खुद ही सोचिए, अगर आयशा नहीं होती तो मैं यहाँ कैसे होती? अब इसका पता तो सीआईडी लगाएगी शिल्पा जी। सर ये घर पिछले 3 महीनों से बंद है, मैंने इस पे ताला लगाया हुआ है। वो तो हमारी बिल्डिंग के सेक्रेटरी है, इन्होंने मुझे फोन करके बताया कि आपके किराएदार ने यहाँ लाश देखी है। I was so surprised कि ये सो कॉल्ड किराएदार कहाँ से पैदा हो गई। शिल्पा जी आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं, आपको हमारे साथ ब्यूरो चलना पड़ेगा। नहीं सर, आयशा का फोन अभी भी बंद है। कोई आयशा होगी तो लगेगा ना, ये आयशा भी नकली है और नंबर भी। आप बार बार आयशा के ना होने की बात क्यों कह रही हैं? इसलिए कि तुम गैर कानूनी तरीके से मेरे फ्लैट में घुसी हो, कब्जा करने के इरादे से। उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। मैं आपके फ्लैट में कब्जा क्यों करूंगी? बस बहुत हो गई आप दोनों की बहस। शिल्पा बताओ, शुरू से बताओ, तुम इस फ्लैट में कैसे गई और कब गई? मैं कल ही पूना से आई हूँ, काम की तलाश में। आयशा को मैं पूना से ही जानती हूँ सर, उससे सामने से कहा था कि वो मेरी मदद करना चाहती है, इसलिए जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती मैं उसके फ्लैट में रह सकती हूँ। अरे ये फ्लैट आयशा का नहीं, ये मेरा घर है। मिसेस कुमार प्लीज इनको बोलने दीजिए, प्लीज बोलिए आप। सर रात के 8 बजे हम बिल्डिंग के अंदर आए थे। तो सोसाइटी के वॉचमैन ने देखा होगा तुम दोनों को? नहीं, जब हम बिल्डिंग के अंदर आए तो वॉचमैन अपनी जगह पर नहीं था। सेक्रेटरी साहब, वॉचमैन क्यों नहीं था, क्या चक्कर है? क्योंकि 8 बजे ड्यूटी चेंज होती है, नाइट शिफ्ट वाले वॉचमैन के आने का टाइम हो जाता है, इसलिए 5-10 मिनट गेट पर कोई नहीं रहता। अच्छा, तो बड़ी सही वक्त पर पहुंच गई आप दोनों। फिर क्या हुआ? फिर आयशा ने अपने बैग से फ्लैट की चाबी फिर निकाली। झूठ, मेरे फ्लैट की चाबी सिर्फ मेरे पास रहती है। मिसेस कुमार प्लीज, आपको बोलने का मौका मिला है, शिल्पा को बोलने दीजिए। बताओ। फिर आयशा ने मुझे अपना पूरा फ्लैट दिखाया। उसने मुझसे कहा कि उसे नाइट शिफ्ट के लिए ऑफिस जाना है, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लूं और खाकर सो जाऊं। कहाँ काम करती थी आयशा? नाम वाम बताया उसने कभी? हाँ सर, नाम तो बताया था उसने, कुछ पी से था सर, प्रिसिशन मार्केटिंग सॉल्यूशन। हाँ सर, यही नाम था। प्रिसिशन मार्केटिंग सॉल्यूशन। आइए सर, आइए, यहाँ पूछिए सर, इनसे पता करते हैं। सुनिए, यहाँ पे कोई आयशा नाम की लड़की काम करती है क्या? आयशा? नहीं, यहाँ पर तो इस नाम की कोई लड़की काम नहीं करती। ये आप क्या कह रहे हैं? आयशा कुमार नाम है उसका। आप अंदर जाकर पूछिए प्लीज। मैडम, मुझे यहाँ के एक एम्प्लॉय का नाम जुबानी याद है। जुबानी याद है? जी। शिल्पा जी, आपके पास आयशा की कोई फोटो है? फोटो तो नहीं है मेरे पास। आप तो कह रही थी कि आयशा आपकी दोस्त है और एक फोटोग्राफ भी नहीं है आपके पास। सर बात मैनेजर साहब, आप प्लीज मुझे ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज की फोटोज दिखाइए। जी जरूर। गीता, हमारे एम्प्लॉयज वालों की फाइल देना।
सर ये हमारे एम्प्लॉयज की फाइल है। देखिए, नहीं सर, इनमें से तो कोई भी आयशा नहीं है। और फिलहाल यही वो लोग हैं जो हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं। सर हो सकता है वो पहले यहाँ काम करती हो। एक मिनट सर, हमारे एक्स एम्प्लॉयज की फाइल देना। सर ये हमारे एक्स एम्प्लॉयज की फाइल है। ये भी देखिए। नहीं सर, इसमें भी नहीं है उसकी फोटो। इसके बाद भी कुछ कहना है शिल्पा जी आपको? मैं सच कह रही हूँ, आयशा ने मुझे इसी जगह का पता बताया था। उसने कहा था कि वो यही काम करती है। कौन आयशा शिल्पा जी, कौन आयशा? क्या वाकई आयशा कोई लड़की है या ये सब सिर्फ आपकी एक कल्पना है? आयशा है सर, आयशा है। प्लीज आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? किस बात का यकीन करें? कहाँ है ये आपकी आयशा? इस आयशा का फोन तो लगता नहीं और ना ही आयशा की फोटोग्राफ्स है आपके पास। और तो और इस ऑफिस में आयशा को कोई जानता भी नहीं। आपकी इस आयशा का कोई नामो निशान नहीं है कहीं पे भी। और आप कहती हैं कि हम यकीन करें आपकी बात पे। सर, या तो आयशा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है या फिर वो ये सब कुछ मुझे फंसाने के लिए कर रही है। आई होप कि जो आप कह रही हैं वही सच है। लेकिन अगर आप ये सब सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए कर रही हैं तो आप हमें फिर से वो फ्लैट चेक करना होगा। सर, मैंने कहा था ना आपसे, आप इस लड़की को कभी मत छोड़िएगा। ये कुछ भी कर सकती है। देखिए, अभी सच्चाई सामने नहीं आई है। अच्छा, अगर ये लड़की आयशा अगर यहाँ पे रह रही थी तो जरूर उसका कुछ सामान भी होगा यहाँ, उसके कपड़े, जूते, कोई सूटकेस वगैरह। हाँ सर, अंदर है अलमारी में। आइए मैं आपको दिखाती हूँ सर। आइए सर, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सर यहाँ पर है, इस अलमारी में। देखिए, देखिए आप, देखिए यहाँ पे। आप मेरी बात का यकीन करिए सर, कल तक ये अलमारी भरी हुई थी। आयशा ने खुद मुझसे कहा था कि अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं इस अलमारी से ले सकती हूँ। देखा, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। इसे वो सब भी दिखता है जो नहीं है। आयशा, लाश, कपड़े, पागल हो गई है ये। सर एक बार आप उस ड्रॉर में चेक कर लीजिए, शायद कुछ मिल जाए। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज एक बार। ये तो खाली। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। सर, जरूर कोई मुझे फंसाना चाहता है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर, ये फंसाना चाहती है मुझे। ये सभी निकाह किया था रहा है। मैं क्यों फंसाऊंगी तुम्हें? देखा आपने, मैंने कहा था ना, इस लड़की का दिमाग वाकई खराब हो गया है। अगर कोई और नहीं मिला तो सोचा कि सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया जाए। और वैसे भी घर की चाबियां तो आप लोगों के पास ही तो थी। शायद इस बैग में हो आयशा के कपड़े। नहीं सर, ये तो मेरा बैग है, इसमें कुछ भी नहीं है सर। सचिन, विनीत, पूरे घर को अच्छे से चेक करो। सचिन, लाश। शिल्पा, तुम जानती हो इस लड़की को? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। मैंने इसे कभी नहीं देखा सर। शिल्पा जी, सच सच बताइए, ये आयशा है या फिर वो है जिसे आपने बालकनी से लटकते हुए देखा था? सर ना ही ये आयशा है, ना ही वो लड़की जो बैल्कनी से लटक रही थी। मुझे नहीं पता ये कौन है सर। सेक्रेटरी साहब, आप देखिए जरा गौर से। इस लड़की को देखा है कभी आपने अपनी बिल्डिंग में? जी नहीं सर, मैंने पहले कभी इस लड़की को नहीं देखा। मैडम? हाँ, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। जरूर जरूर इसी ने मारा इसे। आप मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अगर मुझे इसे मारना होता तो मैं लाश छुपाकर यहाँ से चली गई होती। लाश को देखकर लगता है कि खून थोड़ी ही देर पहले हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे। और यहाँ पे ये खून की बूंदें भी। इसका मतलब है कि खून जरूर यहीं कहीं आसपास हुआ है। सालुंके साहब। हाँ सर। तो सर यहाँ पे एक लाश भी मिली है। अच्छा, ठीक है। कमाल की बात है शिल्पा जी, आप तो सच कह रही थी। मतलब ये कि बालकनी की रेलिंग पे हमें खून के ट्रेसेस मिले हैं। देखा, देखा
क्या कह सकती हूँ। लेकिन वो लाश थी किसकी और कहाँ गायब हो गई? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर वो लाश गई तो गई कहाँ। सर आप लोग फिर से फ्लैट की तलाशी क्यों लेना चाहते हैं? मिस्टर संजय, आपके ठीक नीचे वाले फ्लैट से एक लाश बरामद हुई है। लाश मिल गई? एक लाश मिली है। ये लाश उसी लड़की की है जिसे शिल्पा ने देखा था? लाश उस लड़की की नहीं है। और आपको तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा, है ना? सर मुझे कैसे मालूम हो सकता है? ये तो पता चल ही जाएगा कि तुम्हें क्या मालूम है और क्या नहीं। सर महेश भाई को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगे। अपना मुंह बंद रखो, हमें हमारा काम करने दो। अरे ये क्या है? नीत कॉन्सेप्ट। बाल। लड़की का बाल। देखा? क्यों मिस्टर संजय, क्या कहते हैं आप? ये बाल किसका है? सर मुझे सच में नहीं पता ये बाल फ्लैट में कहां से आ गया। ये बाल इस फ्लैट में मिला है जिसकी देखरेख तुम करते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। ये लड़की का बाल कहां से आया? बताइए, सच सच बताइए। कहीं ये बाल उसी लड़की के तो नहीं जिसकी लाश को लटकते हुए शिल्पा ने देखा था? सर आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे सच में नहीं पता ये बाल फ्लैट में कहां से आ गया। हो ना हो उस लड़की की लाश को यहीं से लटकाया गया था। मुझे भी ऐसे लगता है। संजय, कुछ तो मालूम होगा तुम्हें। सर मैं दोपहर में 1 से 2 के बीच में फ्लैट की साफ सफाई करवाने आता हूँ। अब अगर रात में कुछ हो गया हो तो मुझे सच में नहीं मालूम। इसका मतलब तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा और कोई आदमी यहाँ पर आया, उसने अपना काम किया और चला गया। एक सेकंड। कुछ तो छेड़खानी हुई है। वॉचमैन, सोसाइटी के अंदर बाहर से कोई आदमी आता है तो तुम्हें तो मालूम पड़ ही जाता होगा। हाँ साहब, हम बाहर से आने वाले किसी भी आदमी को सोसाइटी के अंदर ऐसे ही घुसने नहीं देते। मगर क्या? मगर कोई पीछे के गेट से अगर अंदर आता है तो। एक सेकंड बोलने दीजिए इसे। मैं बोल रहा हूँ ना सर, दरअसल सोसाइटी के पीछे भी एक गेट है तो क्या? तो वहाँ कोई वॉचमैन नहीं है। वॉचमैन नहीं है? क्या बात है। अब आप हमें वो गेट दिखाने का कष्ट करेंगे? चलिए आइए। ये रहा सर। ये पीछे वाले गेट पे कोई सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इस गेट से किसी का भी आना जाना मना है। इस गेट पे हमने ताला लगा के रखा हुआ है। ताला खुला हुआ है सेक्रेटरी साहब। हे भगवान, ये कैसे हो गया? ये तो बंद था। सुनो, तुमने खोला क्या इसे? नहीं साहब, इसे मैं क्यों खोलूंगा? इस ताले को देख के लगता है कि इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई। सर, ये देखिए पैरों के निशान। तो ये उसी के होंगे जो इस रास्ते से घुसा होगा। निशान किसी लड़की के सैंडल के लगते हैं। उसी के होंगे जिसका खून हुआ है। अगर ये निशान उसी लड़की के हैं तो फिर ये लड़की सोसाइटी के पीछे वाले गेट से क्यों अंदर आई, वो भी ताला खोल के? विनीत, एक काम करो, ये सारे निशान उठा लो, शायद हमारे काम आए। सचिन, मिस कुमार का फ्लैट सील कर दो। क्या? लेकिन सर अगर आप फ्लैट सील कर देंगे तो मैं कहाँ रहूंगी? तुम चाहो तो मेरे दूसरे फ्लैट में कुछ दिन रह सकती है। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? आपको तो ये लगता है ना कि मैं खूनी हूँ? ऐसा नहीं है शिल्पा, टेंशन और गुस्से में मैं अपने आप ही से बाहर हो गई। आई एम सॉरी। थैंक यू। अच्छा शिल्पा। जी सर। तुम आयशा को पुणे से जानती हो? जी सर। हमें उसका पुणे वाला एड्रेस चाहिए। ठीक है सर। और अगर वो वहाँ भी नहीं मिली तो तुम्हारा इस दलदल से निकल पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर, आपको आयशा पुणे के फ्लैट पे जरूर मिलेगी, बिलीव मी। आई होप सो। इस समय कौन आया होगा? जगिया, जगिया। ये जगिया भी गलत समय पे बाजार चला जाता है। अरे आ रहा हूं भाई। आप लोग? जी हम लोग सीआईडी से। यहाँ किस लिए आए? हमें आयशा से मिलना है। आयशा? कौन आयशा? यहाँ तो कोई आयशा नहीं रहती है। C26 SJS हाईवे, कमल नगर, यही है? हाँ एड्रेस तो यही है, लेकिन यहाँ कोई आयशा नहीं रहती है। अच्छा ये बताइए कि आपके परिवार में और कौन कौन रहता है? मेरी पत्नी कल्पना और मेरी बेटी दीप्ति। हम लोग मिल सकते हैं उनसे? मेरी पत्नी बाहर गई है, आप मेरी बेटी दीप्ति से मिल सकते हैं। बुलाइए उन्हें। दीप्ति, दीप्ति बेटा। यह है मेरी बेटी दीप्ति। तो ये आपकी बेटी दीप्ति है? जी। हेलो। अच्छा दीप्ति, ये बताओ कि तुम आयशा नाम की किसी लड़की को जानती हो क्या? हो सकता है तुम्हारे आस पड़ोस में रहती हो। नहीं, मैं किसी आयशा नाम की लड़की को नहीं जानती। उसका कद तकरीबन 5 फुट 4 इंच है, रंग गोरा है,
लंबे बाल हैं, ऐसी कोई लड़की ध्यान में आ रही है आपके? बेटा जरा सोच के बताओ, शायद तुम्हें याद आ जाए। नहीं शिल्पा, शिल्पा का नाम सुना है? नहीं, मैं इसे भी नहीं जानती। चाहिए ये शिल्पा है। हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इसी ने तो हमें बताया कि आयशा यहाँ रहती है। कमाल है, दिखने में तो शरीफ लग रही है, पर झूठ क्यों बोल रही है? अब ये झूठ क्यों बोल रही है, इसका जवाब तो शिल्पा ही दे सकती है। कैसी हैं आप मिसेस कुमार? अरे ऑफिसर, आप लोग कहिए, खूनी का कुछ पता चला? जी, खूनी का पता चल सके इसी सिलसिले में हम शिल्पा से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। शिल्पा से? जी हाँ, शिल्पा से। आइए आइए, आप लोग बैठिए, मैं अभी बुलाती हूँ उसे। शिल्पा, शिल्पा कहाँ चली गई? ऑफिसर, जब मैं घर से गई थी तो यही थी, कहाँ चली गई? ढूंढो, पूरा घर ढूंढो। शिल्पा, कहाँ जा सकती है लड़की? नहीं सर, और यहाँ पे उसका सामान भी नहीं है। जिस बात का डर था वही हुआ, शिल्पा नहीं है, उसका सामान भी गायब है। मतलब सर, इस शिल्पा ने हमसे आज तक जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था, इसीलिए उस आयशा का एड्रेस भी गलत निकला। सब झूठ विनीत, सब झूठ। उसने शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी बोला है सिर्फ झूठ बोला। अब मुझे तो शक है कि ये आयशा नाम की लड़की है भी या नहीं। हाँ सारुण के साथ। हाँ सारुण के बॉस, फ्लैट पर से आप ये जो रेलिंग लेकर के आए हैं, मुझे वाकई इस पर से ब्लड ट्रेसेस मिले। खून के ट्रेसेस मिले यहाँ पर? ये यहाँ पर। और एक बात सर, ये लड़की का बाल जो आप लोगों को ऊपर वाले फ्लैट से मिला है और इस रेलिंग पे जो खून लगा हुआ है, ये दोनों का डीएनए मैच होता है, मगर ये खून और ये बाल इस लड़की का नहीं है। मतलब ये बाल और खून किसी दूसरी लड़की के? एग्जैक्टली फ्रेडी, वही तो हम कहना चाह रहे हैं, वो कोई और ही लड़की है। इसका मतलब सर, शिल्पा ने बालकनी में वो लाश देखी थी। शिल्पा ने जरूर लाश को देखा है, मगर ये लाश गायब कहाँ हो गई? ऐसा लगता है कि उस लड़की का खून ऊपर वाले फ्लैट में हुआ है, क्योंकि ये बाल हमें वहीं से मिला है, महेश भाई के फ्लैट में, जिसकी देखभाल संजय करता है। संजय? अभिजीत, ये संजय बहुत कुछ जानता है, लेकिन हमसे छुपा रहा है ये हमसे कुछ। हाँ सर, फ्लैट के लॉक के साथ छेड़छाड़ की गई है, पीछे वाले गेट पे लड़की के सैंडल के निशान मिले हैं, और ये संजय कहता है उसे कुछ मालूम ही नहीं। वही तो। अभिजीत जरा सोचो, शिल्पा जब मिसेस कुमार के फ्लैट में खड़ी रहती है बालकनी में, तब उसे दिखती है एक लटकती हुई लाश जो थोड़ी देर बाद गायब होती है। अब उसी फ्लैट में हमें मिलती है ये लाश, एक लड़की की लाश, फ्रिज में, और फ्लैट के बालकनी के रेलिंग पर मिलते हैं खून के ट्रेसेस। अब बिल्कुल मिसेस कुमार के फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में, महेश भाई के फ्लैट में, जिसकी देखभाल संजय करता है, वहां पे मिलता है एक बाल, एक लड़की का बाल। जब ये बाल और ये खून दोनों मैच किए जाते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों भी चीजें, ये बाल और खून, एक ही लड़की के हैं, लेकिन वो लड़की ये नहीं। तो इसका मतलब है कि वो बाल और खून उसी लाश के हैं जो शिल्पा ने देखी थी। इतना सब होने के बाद जिसने ये लाश देखी, ये शिल्पा ही गायब हो गई। और फिर अभिजीत, ये सारी कड़ियां अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई है। सर, अगर शिल्पा सच बोल रही थी और वो निर्दोष है, तो फिर गायब क्यों हो गई? सर, ये भी हो सकता है कि शिल्पा को किसी ने गायब कर दिया, हमें और गुमराह करने के लिए। हो सकता है, लेकिन है कौन वो जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? और फिर वो लाश किसकी थी जो गायब हो गई? और फिर ये लाश किसकी है? ये लड़की है कौन जिसकी लाश हमें मिसेस कुमार के फ्रिज में से मिली? और फिर शिल्पा कहाँ गायब हो गई और क्यों? सर, मुझे लगता है कि इन दोनों लड़कियों का खून किसी एक आदमी ने ही किया है, और वो बिल्डिंग का ही कोई आदमी है, जिसे मालूम है कि दोनों फ्लैट्स खाली है। हाँ अभिजीत, हो सकता है, लेकिन मिसिंग पर्सन ब्यूरो से क्या पता चला? हाँ सर, उस लाश की फोटो भिजवाई थी हम लोगों ने वहां पे, लेकिन वहां पे तो ऐसे किसी लड़की के गायब होने की कोई खबर नहीं है।
यही तो समझ में नहीं आ रहा है अभिजीत कि ये चक्कर क्या है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये आयशा जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं, ये शिल्पा जो गायब है, और फिर वो 2 लाशें, वो एक लाश जो हवा में गायब हो गई और दूसरी लाश जो मिसेस कुमार के घर के फ्रिज में मिलती है। इन चारों को जुड़ने वाली वो जो कड़ी है वो नहीं मिल रही अभिजीत, वो नहीं मिल रही है। वो क्या है? वो कड़ी है शिल्पा जो गायब हो गई है सर। क्या क्या कहानी बनाई। आयशा ने उसे बुलाया है इस फ्लैट में रहने के लिए। आयशा जिसके घर का पता गलत, ऑफिस का पता वो भी गलत। और फिर ये आयशा है कौन? ये आयशा है भी या नहीं ये कौन जानता है? सर शिल्पा ने जो आयशा का फोन नंबर बताया था वो सही निकला। मोबाइल कंपनी से पता चला ना? हाँ सर, हम वहीं से आ रहे हैं सर। वो नंबर आयशा कुमार का ही है, ये रहा उसका एड्रेस। आयशा कुमार। अभिजीत, ये है इस मिस्टीरियस आयशा का असली घर का पता। अभी आयशा ही बताएगी शिल्पा है कहां। किससे मिलना है आप लोगों को? आयशा। जी हाँ, मैं ही आयशा हूँ, लेकिन आप लोग कौन हैं? तो फाइनली आप मिली गई। कहाँ नहीं ढूंढा आपको हमने। आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन आप लोग हैं कौन? CID। CID? लेकिन CID भला मुझे क्यों ढूंढने लगी? आप शिल्पा को तो जानती होंगी ना? अब ये शिल्पा कौन है? आप अपनी सहेली शिल्पा को नहीं पहचानती? ये शिल्पा है? हाँ, यही शिल्पा है। लेकिन ये मेरी कोई सहेली वहेली नहीं है। तो फिर आप फोटो देख के चौंक क्यों गई? वो इसलिए क्योंकि ये परसों ही मुझे मेरे घर के बाहर मिली थी। घर के बाहर मिली थी? जी हाँ, वो हुआ यूं कि मैं ऑटो के लिए मेन रोड पर खड़ी थी, तभी अचानक मेरे पास आई और इसने मेरा फोन मांगा। कहने लगी कि इसके फोन की बैटरी डाउन है और इसे एक इमरजेंसी कॉल करना है। फिर मैंने इसे अपना फोन दे दिया, पर उसे जिस नंबर पे कॉल करना था वो नंबर लगा नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो चली गई। बस इसके अलावा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानती। सर अपना फोन दीजिए। इस लड़की ने जो नंबर डायल किया था वो नंबर मुझे देखना है। मेरा फोन? आपका फोन। लेकिन परसों से मैं काफी सारे कॉल्स कर चुकी हूँ, शायद ही वो नंबर अब कॉल लॉग में होगा। सर मोबाइल कंपनी से फोन करके पता कर सकते हैं कि शिल्पा ने किस नंबर पे फोन किया था। हाँ, लेकिन जब शिल्पा का फोन कनेक्ट ही नहीं हुआ तो मोबाइल कंपनी से भी कुछ पता नहीं चलेगा। सर लेकिन बात क्या है, आप लोग मुझे कुछ तो बताइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दरअसल मैम, ये जो लड़की है शिल्पा, इसने हर्ष अपार्टमेंट के एक फ्लैट में एक लाश देखी है और इसका कहना है कि आप उस अपार्टमेंट की किराएदार हैं। व्हाट? मेरा अपना घर है यहाँ, मैं भला किसी फ्लैट में किराएदार बनकर क्यों रहूंगी? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने तो हमें आपके पूना वाले फ्लैट तक पहुंचा दिया था। पूना वाला फ्लैट? लेकिन मेरा दूसरा घर तो दिल्ली में है और पूना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर तो आप प्रिसिशन मार्केटिंग सॉल्यूशन में भी काम नहीं करती होंगी? बिल्कुल नहीं, मैं सुटोकी फैशन हाउस में काम करती हूँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये शिल्पा नाम की लड़की मेरे बारे में ऐसी गलत चीजें क्यों बोल रही है आप लोगों को। लेकिन अगर आप शिल्पा को नहीं जानती तो इसे आपका नाम कैसे पता है? हाँ याद आया, वो जब शिल्पा मेरे फोन से फोन लगा रही थी तो अचानक मेरी एक सहेली ने मुझे पीछे से आवाज दी। हो सकता है तब इसने मेरा नाम सुन लिया हो। I see। अच्छा, परसों शाम 8 से 11 के बीच आप कहाँ थी? ऑफिस में। आपके ऑफिस में और कौन कौन था आपके साथ? मेरी सहेली विजया। विजया जी का नंबर? जी 11024649। हेलो मैम, सीनियर इंस्पेक्टर रजत CID से। विजया जी बोल रही हैं? गुड। आप सुटोकी फैशन हाउस में काम करती हैं ना? जी वो सब छोड़िए, आप ये बताइए परसों शाम 8 से 11 के बीच आप कहाँ थी? कौन था आपके साथ? सुमन, पूजा, चांदनी और आयशा। ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू। अब तो यकीन हो गया ना आप लोगों को कि मैं सच कह रही थी। ये तो पता चल ही जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सर आप लोग? मिस्टर प्रशाल, आप जानते हैं ना कि आपकी सोसाइटी में कितनी प्रॉब्लम है। सोसाइटी के पीछे वाले गेट से कोई भी आदमी कभी भी अंदर चला आता है और आप लोगों को पता तक नहीं चलता। लोग दूसरों के घरों में बिना किसी परमिशन के रहने लगते हैं। आपकी सोसाइटी में 2-2 खून होते हैं, लाशें गायब हो जाती हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है।
जी सर, हम जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से हमारी सोसाइटी में कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन हमने अपने पिछले गेट में एक चौकीदार बिठा दिया है सर, ताकि ऐसा शर्मनाक हादसा हमारी सोसाइटी में फिर कभी ना हो। अब चौकीदार रखने से क्या मतलब? अगर ये समझदारी आपने पहले दिखाई होती तो 2-2 खून होने से बच जाते। देखिए, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सर, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये संजय जो मिसेस अंजू कुमार के ऊपर वाले फ्लैट की देखभाल करता है, कैसा आदमी है? ठीक है सर। कभी रात में नहीं आता? रात में? जी नहीं, रात में तो कभी नहीं आया वो। अच्छा, और ये जो फ्लैट के मालिक हैं महेश भाई? सर, उनके तो दर्शन ही नहीं होते। जब से उन्होंने ये फ्लैट खरीदा है तब से एक बार भी नहीं आए यहाँ पर। और ये जो अंजू कुमार जी हैं जिनके फ्लैट में लाश मिली है, उनके बारे में क्या बता सकते हैं? अब क्या बताऊं सर, बहुत तनहा जिंदगी है उनकी। पति मर चुका है, उनका जो बेटा है वो अमेरिका जाके बस गया है, और इस शहर में यहाँ उनका और कोई भी नहीं। फिर उनके घर का खर्च वगैरह कैसे चलता है? बेटा पैसे भेजता है क्या अमेरिका से? कहाँ सर, बेटा तो बड़ा ही नालायक निकला। पैसा भेजना तो दूर, एक फोन तक नहीं करता अपनी माँ को। तो फिर पैसों का इंतजाम कैसे करती हैं अंजू जी? 3 महीने पहले तो उनके घर में एक किराएदार थी, इसी से उनके घर का खर्चा चल जाया करता था। लेकिन जैसा कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 3 महीनों से उनका घर खाली पड़ा हुआ है। हाँ, ये बात तो है, पिछले 3 महीनों से उनका फ्लैट खाली पड़ा है। तो फिर उनका गुजारा? और फिर कोई आदमी अपना फ्लैट 3 महीनों के लिए खाली क्यों छोड़ेगा? इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। तो बताइए मिसेस कुमार, क्या कहना है आपको इस बारे में, बताइए। मेरा घर है, मेरी मर्जी में उसे भाड़े पे चढ़ाऊं या नहीं, और 3 महीने से खाली फ्लैट को किराए पे ना देना कोई जुर्म तो नहीं है एसीपी साहब? बिल्कुल जुर्म नहीं है मिसेस कुमार, बिल्कुल जुर्म नहीं है। लेकिन जब आपके बैंक अकाउंट में पैसों की बारिश होने लगती है तब हमें शक होने लगता है कि ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा? कैसा पैसा? 1 लाख रुपए हर महीने आपके अकाउंट में जमा किए जाते हैं, वो भी कैश। क्या जान सकते हैं कि कौन है वो आदमी जो आप पे इतना मेहरबान हो रहा है? ओह, तो आप उस पैसे की बात कर रहे हैं। वो मेरा बेटा अमेरिका में रहता है ना, वही तो डालता है मेरे अकाउंट में ये पैसे। आपका बेटा? जी। मोहित नाम है ना उसका? आपको कैसे पता? हमें सब कुछ पता चल गया मिसेस कुमार कि असल में आपका बेटा आपसे कितना प्यार करता है और कितने पैसे भेजता है। ओह, आप लोगों को सब कुछ पता चल गया? जी हाँ, सब कुछ पता चल गया मिसेस कुमार, सब कुछ। तो बताइए, राज क्या है इस कमाई का, और इस बार सच सच बताइए, झूठ सुनने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास, बताइए। वो पैसे मेरी किराएदार मुझे देती थी। किराएदार? आपके और भी फ्लैट्स है शहर में क्या, इस फ्लैट के अलावा? जी नहीं, मैं उसी फ्लैट की बात कर रही हूँ जिसमें शिल्पा रहती थी। लेकिन मिसेस कुमार, आपने तो हमें बताया कि वो फ्लैट आपने किसी को दिया ही नहीं किराए पर। दिया है सर, लेकिन किसी भी कागज पर दस्तखत किए बगैर। किसे दिया है ये फ्लैट मिसेस कुमार? है कौन ये किराएदार? जी, पायल नाम है उसका। पायल? जी, उसने मुझे कहा कि वो मुझे 1 लाख रुपए दे सकती है, पर शर्त ये है कि किसी को पता ना चले कि उस फ्लैट में कोई रहता है। लेकिन सोसाइटी वालों को तो पता चल ही जाता ना, जब पायल उस फ्लैट में रहने जाती। नहीं सर, वो वहाँ रहने वाली नहीं थी। मुझे नहीं पता उसने फ्लैट किस लिए लिया था। उसने मुझसे कहा कि वो सोसाइटी के पीछे वाले गेट से रात के समय आएगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर ऐसा था तो आपको शक क्यों नहीं हुआ कि पायल कोई गैर कानूनी काम कर रही है? मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। पायल का एड्रेस चाहिए हमें। पायल, पायल, घर तो खाली दिख रहा है, पूरे घर को चेक करो। सर ये देखिए। अरे, ये तो वही लड़की है जिसकी लाश हमें मिसेस कुमार के घर में मिली थी। और ये लड़की शायद पायल होगी। मतलब सिर्फ पायल और ये लड़की सहेलियां थी, और इस लड़की का खून उस फ्लैट में हुआ जो फ्लैट पायल ने किराए पे रखा था। मगर पायल अगर यहाँ पे रहती थी तो उसने फ्लैट किराए पे क्यों लिया? शिल्पा?
सर यानी शिल्पा भी इस लड़की को जानती थी जिसकी हमें लाश मिली? मगर सर जब शिल्पा से पूछा गया तो उसने इस लड़की को पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। सब झूठ बोला था उसने, सब झूठ, सिवाय उस लाश के जो उसने बालकनी में देखी थी। क्योंकि ऊपर वाले फ्लैट से हमें लड़की का बाल मिला था और नीचे वाली फ्लैट की रेलिंग पे खून के ट्रेसेस। सर अगर शिल्पा इस लड़की को जानती थी और ये लड़की पायल की दोस्त थी तो हो सकता है शिल्पा और पायल भी एक दूसरे को जानते हो। मुझे तो लगता है ये दोनों साथ मिलके भागे हैं। सर हो सकता है इस लड़की का खून उन दोनों ने मिलकर किया। तभी पायल ने वो फ्लैट किराए पे लिया था। इस लड़की को वहां बुलाया, किसी बात पे कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ और इसका खून हो गया। मगर सर अब ये शिल्पा और पायल को हम ढूंढेंगे कैसे? ढूंढेंगे श्रेया, ढूंढेंगे। ये देख रही हो कर का नेम प्लेट, चैतन्य 22 डेक्कन, और डेक्कन पुणे में है। हाँ सर, और शिल्पा ने आयशा का जो गलत एड्रेस दिया था वो भी तो पूना का ही है। सर यानी हो सकता है इन दो बातों में कोई कनेक्शन हो। कनेक्शन है, एक बार फिर से पूना चलते हैं। 22 डेक्कन चैतन्य बंगलो, बंगलो नंबर 22 यहीं कहीं होना चाहिए आगे। वो रहा सर। शिल्पा? हाँ सर। ये तो बोरिया बस्तर बांध के भागने की तैयारी में। इसका पीछा करते हैं। अब ये लोग कौन है? ये गाड़ी भी शिल्पा का पीछा कर रही है। देखते हैं कहाँ जाते हैं। उतारो इसको, चल उतारो, चल, निकल, उतार, चल, चल उतार। चल, चल, इधर आओ, चल इधर, सबको ले लो। सर, रुको, रुको। रुक जा नहीं तो गोली चल जाएगी, रुक जा। जरा चेहरा तो दिखाओ, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? आयशा? संजय? बहुत जल्दी है भागने की। प्लान तो बहुत अच्छा था हमारा, लेकिन आप लोग हम तक पहुंच ही गए। बड़े बड़े मुजरिमों के अच्छे अच्छे प्लान बिगाड़ने की आदत है हमें, समझे? अब बोलो, ऐसी क्या जरूरत पड़ी दो खून करने की? हाँ? मैं और आयशा ड्रग्स का धंधा करते। ड्रग्स छुपाने के लिए हमें सुरक्षित जगह की जरूरत थी और महेश भाई के फ्लैट से ज्यादा अच्छा ठिकाना हमें दूसरा नहीं मिला। ड्रग्स बेचते हो तुम लोग? हाँ, जितनी कमाई ड्रग्स के धंधे में उतना किसी और में नहीं। एक बार स्कूल कॉलेज के बच्चों को उसकी लत लगा दो, फिर पैसों में खेलो। पैसे बनाने की लालच में तुम बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करोगे? हाँ? इस काम के लिए शरीफ घर की लड़कियों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उन पर कोई शक नहीं करता था। और उनमें से एक लड़की थी पायल, जो मिसेस कुमार के फ्लैट में रहती थी शिल्पा से पहले। हाँ, पायल और माया एक साथ मिसेस कुमार के घर पे रहते थे। दोनों मेरे लिए काम करते थे। मैं और पायल एक दूसरे से प्यार करते थे और वो इस प्यार को शादी में बदलना चाहती थी, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। और इसलिए जब उस रात वो फ्लैट में आई। बोलो, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? तुमसे आखिरी बार ये पूछना कि तुम्हें मेरी मोहब्बत मंजूर है या नहीं। अगर इतना ही प्यार करते हो मुझसे तो डिवोर्स क्यों नहीं देते अपनी वाइफ को? कर लो मुझसे शादी। प्यार और शादी का आपस में क्या लेना देना? प्यार अपनी जगह है और शादी अपनी जगह। मुझे तो खुद पे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया, जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। मुझे पता था तुम्हारे पास इतना दिमाग है ही नहीं कि तुम्हें मेरी बात समझ में आए। और जिन लोगों के पास दिमाग नहीं होता, उनका पता है क्या अंजाम होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? संजना, तुम यहाँ कैसे? दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? वो मैं बाथरूम में था। घर में अकेले हो या फिर कोई और भी है? क्या बात कर रहे हो तुम? ऑफ कोर्स मैं घर में अकेला हूँ। कहाँ छिपा रखा है उसे? किससे?
पायल को। और किसे? पायल? कौन पायल? ज्यादा भोले मत बनो, चुपचाप बाहर बुलाओ उसे। मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तुम भी ना? तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं? हाँ? बिल्कुल भी नहीं, तुम और तुम्हारी बातें। संजना, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देखो, कभी कभी तुम भी ना बिल्कुल बहकी बहकी सी बात करती हो। यहाँ कोई भी नहीं है। चलो, हाँ चलो हम घर चलो। चलो ना, आ जाओ। बदकिस्मती से जब मेरे आदमी पायल की लाश को बालकनी से लटका रहे थे तो नीचे वाले फ्लैट से शिल्पा ने उसे देख लिया। और शिल्पा के जाने के बाद तुम्हारे आदमियों ने वो लाश ऊपर खींच ली और चुपचाप सोसाइटी के बाहर ले जाके पायल की लाश को ठिकाने लगा दिया। हाँ, जब शिल्पा पहली बार मुंबई आई तो मैं उसे इसी इरादे से अपने पास लेकर आई कि उसे भी ड्रग्स के धंधे में लगा लूं। लेकिन उसकी लाश देख लेने के बाद सब कुछ उल्टा पड़ गया और उस हंगामे के बाद मैं फ्लैट में वापस नहीं आई। आयशा, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। एक शराफत की जिंदगी की तलाश में आई थी मैं यहाँ, और तुम मुझे अपने साथ इस जुर्म के दलदल में खींचना चाहती थी। तुम भी कोई शराफत की मूर्ति नहीं हो शिल्पा। माया की लाश को पहचानने के बावजूद भी तुमने हमसे झूठ कहा। सर, मैं डर गई थी, इस बेवजह के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, इसीलिए झूठ बोलकर इस शहर से भाग जाने में मैंने अपनी भलाई समझी। बहुत गलत कदम उठाया तुमने भाग के शिल्पा, बहुत गलत कदम उठाया। अगर तुम निर्दोष थी तो भागने की जरूरत क्या थी? हमें आकर बता देती सच्चाई क्या है। जो लाश हमें मिसेस कुमार के फ्रिज में से मिली है वो माया की है ना? हाँ? माया को तुमने ही मारा ना? हाँ, जब आप लोग फ्लैट की तलाशी लेके चले गए तो पायल को ढूंढते ढूंढते माया फ्लैट पर आ गई। अब कौन आया? आओ माया, आओ। तुम इस वक्त यहाँ? पायल कहाँ है? पायल? मुझे क्या पता पायल कहाँ है? झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो कल तुमसे मिलने यहाँ आई थी और अब तक घर वापस नहीं गई है। माया, मैं खुद पायल से एक हफ्ते से नहीं मिला हूँ। तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर लेती हो? उसका नंबर बंद आ रहा है। सच सच बताओ पायल का है, वरना मैं तुम्हारे प्यार का भांडा तुम्हारी बीवी के सामने फोड़ूंगी। माया प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज माया। मेरा बसा बसा घर उजड़ जाएगा, प्लीज ऐसा मत करना। तो मुझे पायल के पास लेके चलो। तुम्हें सच में पायल के पास जाना है? हाँ। चलो, आओ आओ मेरे साथ। मगर अभी तो आओ ना, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ उसके पास। मैं किसी तरह माया को समझा बुझाकर नीचे मिसेस कुमार के फ्लैट में लेके गया और वहां उसे मारकर उसकी लाश को फ्रिज में छिपा दिया। अब आप ही बताइए मैं क्या करता? चुप! पैसों की लालच में ड्रग्स बेचे तुमने, देश के नौजवानों को बर्बाद कर दिया, दो खून कर दिए। तुम दोनों को तो फांसी ही होगी। हेलो, खाना खा लो। कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, मगर वक्त ही मेरा जख्म है। 14 साल कम समय नहीं होता, खास करके तब जब रोजाना आपका खाना वेज हाका नूडल्स हो। मगर मैं खाऊंगा, जिंदा जो रहना है मुझे, ये जानने के लिए कि वो कौन दुश्मन है मेरा जो इतनी नफरत करता है मुझसे। कभी ना कभी तो जरूर आजाद करेगा वो मुझे इस पिंजरे से। वही धुन फिर से। बंदूक।
उसने मुझे बंदूक क्यों दी? हजार के नोट, इतने सारे। ये कैसा मोबाइल फोन? उसी का फोन होगा। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारे वक्त में मोबाइल फोन्स बहुत कम इस्तेमाल होते थे, और ये 1000 के नोट जो मैंने तुम्हें दिए हैं वो तो थे ही नहीं तुम्हारे जमाने में। कौन हो तुम? क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? तुमने मुझे 14 साल उस कमरे में क्यों बंद कर रखा? मैं तुझे मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया था। तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? सब कुछ बहुत जल्द पता चल जाएगा। पैसे और गन तुम्हारी मदद करेंगे। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। 3 दिन देता हूँ सिर्फ। 3 दिन में मुझ तक पहुँचो और मुझे खत्म कर दो। मार सको तो मार दो। मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कौन सा जंगल है? कौन सा जंगल है? मेरे हंसते खेलते घर को उसकी नजर लग गई। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं उसे ढूंढ कर ही निकालूंगा, ढूंढ कर ही निकालूंगा। कितना खूबसूरत है, मीरा को बहुत पसंद आएगा। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो? खुशी की बात है। आखिर क्या बात है, हमें भी तो पता चले। बताता हूँ थोड़ा सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है। कितना सुखी परिवार था हमारा। मेरी मीरा बेटी कैसी है? कितने खुश थे। अब तुम बाहर जाओ, मैं आता हूं। लॉकेट इसी में होगा। इसे मैं अपने पास रख लेता हूं। इसमें एक डायरी होगी, इसमें होगी ये रही। इसमें उसका नंबर होगा। हेलो गिरीश, मैं देव। कहाँ है तू? कैसा है? कहाँ था इतने साल? गिरीश, मैं ये सब फोन पर नहीं बता सकता। क्या हम मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। वहीं मिलेंगे अपने पुराने अड्डे पे। टटारा डिस्कोथेक 8 बजे।
तुम? महेश? खूनी? मैं जानता था कि तुम एक ना एक दिन वापस जरूर आओगे। तुमने क्या सोचा था कि 14 साल के बाद भागकर वापस आने पर तुम्हें मिलने वाली सजा से तुम बच जाओगे? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तुमने अपनी बीवी प्रिया का खून किया है। मैं अभी सीआईडी को फोन लगाता हूँ। सीआईडी को फोन मत करना महेश। अरे सीआईडी को फोन मत करना। तुम्हारे पास बंदूक है तो मुझे फोन लगाना ही पड़ेगा। तो आपने देखा था उस आदमी को जिसने आप पे गोली चलाई? जी हाँ, वो देव था। देव? कौन है ये देव? जी वो मेरा पड़ोसी था। आज से 14 साल पहले वो अपनी पत्नी प्रिया का खून करके भाग गया था। आज तक पकड़ा नहीं गया था। वो क्या वापस अपने घर आया था? जी हाँ, जब मैंने आप लोगों को फोन करके बताने की कोशिश की तो उसने मुझे भी गोली मार दी। अच्छा, उस वक्त देव अकेला था या उसके साथ में कोई और भी था? वो था तो अकेला ही। मुझे गोली मारने के पहले उसने किसी गिरीश नाम के आदमी से फोन पे बात किया था। क्या बात की उसने? आपने कुछ सुना? उससे कह रहा था कि वो उसे टटारा डिस्कोथेक में मिलेगा रात 8 बजे। टटारा डिस्कोथेक रात 8 बजे? 8 बजने में भी 4 घंटे बाकी हैं। तब तक इस देव की कुंडली निकालते हैं। मिल गया सर। ये देखिए देव के काले कारनामों का चिट्ठा। तो इस देव ने आज से 14 साल पहले 24 अप्रैल 1998 को अपनी बीवी प्रिया का खून किया था, पेट में चाकू घोंप के। हाँ सर, और वो खून करके फरार हो गया और पुलिस को चाकू के ऊपर से उसकी उंगलियों के निशान भी मिले। और तो और मौका वारदात पे देव की खून की बूंदें भी मिली, लेकिन उसके बावजूद पुलिस पकड़ नहीं पाई उसे। और अब 14 साल बाद वो इस शहर में वापस आया है। सर जरूर कोई बहुत बड़ी ठोस वजह है इस देव के वापस आने की, वरना खुद घर जाके वो अपने आप को मुसीबत में क्यों डालता? इसमें यह भी लिखा है कि उस वक्त देव की एक 2.5 साल की बेटी भी थी, मीरा, और उसकी माँ की मौत के बाद से वो गायब है। आ रहा है ना आज रात ये देव टटारा डिस्कोथेक में। बहुत सारे सवालों के जवाब देने इस देव को। हाय हैंडसम, क्या मैं आपके लिए एक ड्रिंक खरीद सकती हूँ? नो। नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। कुछ और कर सकती हूँ? हाँ, जस्ट लीव मी अलोन। अगर मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी तो आपको गिरीश तक कौन पहुंचाएगा? तुम गिरीश को जानती हो? आओ मेरे साथ। गिरीश, देखो तुमसे मिलने देव आया है। देव, हाय मैन। मेरे दोस्त कहाँ थे यार? क्या मजाक है? ये गिरीश नहीं है। सही पहचान। मैं बाराती हूँ, तुम्हारी बारात में शामिल होने आया हूँ। देव, अरे मेरे दोस्त, यार मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कैसा है तू? हाँ, चल घर चले। मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कोई कहीं नहीं जाएगा। पहले तुम लोग ससुराल चलोगे। ससुराल? हाँ ससुराल, सीआईडी ब्यूरो। सीआईडी ब्यूरो? मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। जो जुर्म आप लोग मुझसे कबूल करवाना चाह रहे हो वो मैंने किया ही नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। अपनी बीवी प्रिया का खून तुमने ही किया। मैं तो उससे स्कूल के दिनों से ही प्यार करता था। स्कूल के दिनों से? मतलब तुम और प्रिया के एक ही स्कूल में पढ़ते थे? कौन से स्कूल में पढ़ते थे तुम? एक ही स्कूल में नहीं सर, मैं ग्रीन हॉर्न्स में था और वो एसके स्कूल में। मैं उससे जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मैं उसका खून क्यों करूंगा? ये सच कह रहा है सर। मेरा नाम गिरीश है, मैं देव का दोस्त हूँ। प्रिया भाभी और देव के प्यार की मिसाल तो हम सभी दोस्त दिया करते थे। अगर तुमने खून नहीं किया तो इतने साल तक कहाँ गायब रहे? पुलिस से डर के भाग क्यों रहते तुम? मैं नहीं भागा। तो क्या 14 साल से हिमालय में जाकर बैठे थे समाधि लगाकर? सर मैं किडनैप हो गया था। किडनैप? वो भी 14 साल के लिए? हाँ। मतलब 1998 से लेके 2012 तक तुम किडनैपर की कैद में थे? किसने किया था तुम्हें किडनैप? मुझे नहीं पता सर।
पता नहीं। तुम कह रहे हो कि किसी ने तुम्हें 14 साल तक किडनैप करके रखा, और अब कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं किसने किडनैप किया तुम्हें। मैं कभी उसका चेहरा नहीं देख पाया और ना ही उसने कभी अपना नाम बताया। चलो नाम नहीं सही, वजह तो बताई होगी किडनैप करने की। मुझे कोई वजह नहीं बताई उसने। वजह भी नहीं बताई, और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास करें कि तुम्हें 14 साल के लिए किसी ने किडनैप किया था, कैद में रखा था, मगर किसने किया ये तुम्हें पता नहीं, क्यों किया ये भी तुम्हें पता नहीं। तो फिर चलो ये बताओ, कहां पे रखा था तुम्हें किडनैप करके, बताओ। मुझे नहीं पता था, बस एक कमरा था जिसमें टीवी, फ्रिज, एसी, सारी सुविधाएं दी थी। मैं उसे नहीं जानता, और ना मुझे पता था कि मैं उस कमरे में 14 साल रहने वाला। तुम्हारी इस कहानी पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं, फिर भी और एक मौका देता हूं तुम्हें। सच सच बताओ, बिल्कुल शुरू से, जिस दिन तुम किडनैप हुए थे उस दिन से। 21 अप्रैल 1998। मेरी छोटी सी जिंदगी बड़े सुकून से कट रही थी। सारी खुशियां थी मेरे पास। मैं, मेरी बीवी प्रिया और हमारी नन्ही सी बच्ची मीरा। कितना खूबसूरत है, उसे बहुत पसंद आएगा। क्या बात है, बड़ी खुश लग रहे हो। खुशी की बात। क्या बात है, हमें भी तो पता चले। कुछ बात है ना, थोड़ा सब्र करना सीखो। सब्र का फल मीठा होता है। मेरी मीरा बेटी कैसी है? अच्छा, इसे लेकर बाहर जाओ, मैं आता हूँ। तुमने बताया नहीं क्या बात है। तुम जाओ तो मैं आता हूँ, बताता हूँ। ये क्या हो रहा है? और फिर मैं बेहोश हो गया। जब नींद खुली तो देखा किसी अनजान जगह पर हूं। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि मुझे वहां 14 साल बिताने होंगे, पर अगर ये बात मुझे पता भी होती तो क्या मेरा दर्द कुछ कम हो जाता? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया? अरे कोई है? कोई सुन रहा है? मुझे अंदर क्यों बंद किया तुम लोगों ने? कहाँ हूं मैं? किसने बंद कर दिया मुझे? खिड़की नहीं, टीवी है, सारी सहूलतें। इसने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन काल कोठरी में क्यों बंद कर दिया? ये लो खाना। आप लोग कौन है? मुझे क्यों बंद कर रखा भाई साहब? आप लोगों को पैसा चाहिए ना, मैं दिलवाऊंगा। मुझे छोड़ दो। उसके पास पैसों की कमी नहीं है। किसके पास? क्या नाम है उसका? मुझे बताओ, मुझे बताओ उसका नाम। वो तुम्हें जल्द ही पता चलेगा। छोड़ो। अरे छोड़ो, छोड़ो। और फिर एक दिन 4 लोग अंदर आए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मेरा खून क्यों ले जा रहे हैं। मेरा खून क्यों ले लिया? जाने से पहले उन्होंने मेरा ग्लास भी ले लिया। ग्लास? उन्होंने ऐसा क्यों किया था? अरे कहाँ जा रहे आप लोग? मेरा खून क्यों ले जा रहे? मेरा खून, मुझे छोड़, मुझे छोड़। ये उस दिन मुझे समझ में आया जब मैंने न्यूज चैनल पर देखा कि आज सुबह देव नाम के सिविल इंजीनियर ने अपनी पत्नी प्रिया की चाकू मारकर हत्या कर दी। चाकू पर देव की उंगलियों के निशान और फर्श पर उसकी खून की बूंदें इस बात की पुष्टि करती हैं कि खून देव ने ही किया है। देव फरार है, पुलिस को उसकी तलाश है। देव और प्रिया की एक 2.5 साल की बेटी मीरा भी थी, जिसका फिलहाल कोई पता नहीं चल पा रहा। पुलिस का मानना है कि देव उसे अपने साथ ले गया है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्यों मारा तुमने प्रिया को? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? मैं कैसे मार सकता हूँ इसको? मैं तो यहाँ हूँ। मैं फरार कैसे हो सकता? मैं तो प्रिया को बहुत प्यार करता था।
ये क्या हो गया? मीरा, मेरी बच्ची मीरा कहाँ हो गई? मीरा का क्या किया तुमने? मेरी बच्ची कहाँ है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। और इस तरह उस इंसान ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, बदला। उससे मारकर मैं फांसी भी चढ़ जाऊं तो मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं। तुम्हारी बेटी मीरा वो कहाँ है? पता नहीं कैसी होगी, मुझे ये भी नहीं पता। किस हाल में होगी मुझे ये भी नहीं पता। हौसला रखो देव, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे। सीआईडी वाले उस खूनी को सजा जरूर दिलाएंगे और तुम्हारी बेटी मीरा को भी ढूंढ निकालेंगे। मुझे लगता है कि जरूर ये काम किसी पुलिस ऑफिसर या फोरेंसिक के डॉक्टर का होगा, वरना देव की उंगलियों के निशान उठाकर हथियार पे डालना और फिर ब्लड सैंपल्स को ठीक जगह पे गिराना, ये किसी अनाड़ी आदमी का काम नहीं हो सकता सर। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। एक बात बताओ देव, ये गन और फोन ये तुम्हें किसने दिए, कहां से आए? उसी ने दिए थे, मेरी सूट की जेब में रख दिए थे और उसका फोन भी आया था प्राइवेट नंबर से। प्राइवेट नंबर से फोन आया था? क्या कहा उसने? कि अगर 3 दिन में मैंने उसे नहीं ढूंढ निकाला तो वो मुझे मार देगा। मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए सर, इतने सालों के बाद मिला है मुझे ये, मैं इसे फिर से खोना नहीं चाहता। आप चिंता मत करो, आपके दोस्त देव को कुछ नहीं होगा। सर ये आदमी काफी पहुंचा हुआ है, क्योंकि प्राइवेट नंबर्स तो ऐसे ही किसी को नहीं मिलते। देव, वो आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी तुम्हें जब तुमने फोन पे बात किया उससे? नहीं सर। चलो उस जगह के बारे में तो बताओ, याद करो, जरा दिमाग पर जोर डालो, बताओ। सर बस एक कमरा था, उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, बाहर से किसी की कोई आवाज नहीं आती थी। मैं तो किसी इंसान की आवाज सुनने को तरस गया था सर। फिर भी कुछ तो सुना होगा, वहां बाहर से कोई आवाज आई होगी, कोई अजीब सी आवाज। बस हाँ हाँ सर, एक धुन जिसके सुनने के बाद मैं बेहोश हो जाता था। धुन सुनते थे और बेहोश हो जाते थे? जी सर। अच्छा, और कुछ? हाँ सर, हवाई जहाज उड़ने की आवाज दिन भर आया करती थी सर। हवाई जहाजों की आवाज है? इसका मतलब है दया, वहां पे एयरपोर्ट है करीब ही, जहां पर देव को कैद करके रखा था। कुछ और खास बात? देखो देव, छोटी सी छोटी बात भी हमारे लिए काम की हो सकती है, बताओ, सोचो। हाँ सर, वो लोग मुझे दिन रात एक ही किस्म का खाना देते थे सर। रोज एक ही किस्म का खाना? हाँ सर, 14 साल दिन रात मैंने एक ही चीज खाई है, नूडल्स, सिर्फ नूडल्स, सिर्फ नूडल्स। देव, ये बताओ, क्या कभी इस नूडल्स का स्वाद बदला है या एक ही स्वाद था, एक ही किस्म के, एक ही तरह के नूडल्स? नहीं सर, 14 सालों में उसका स्वाद कभी नहीं बदला। उसका स्वाद आज भी मुझे याद है, मेरी जुबान पर खुदरा हुआ है सर उसका स्वाद। आई एम सॉरी देव, लेकिन तुम्हें एक बार और वो नूडल्स खाने पड़ेंगे हमारे लिए। तेज कीजिए मिस्टर देव। ये नहीं है। इस रेस्टोरेंट का शेफ कौन है? ये वो नूडल नहीं है। मुझे नहीं लगता ये नूडल खाने के बाद मैं और कभी नूडल खा पाऊंगा। इतना घटिया बना है। ये नूडल वही है जो मैं पिछले 14 सालों से खा रहा था। आपको पूरा यकीन है? मैं अपना नाम भूल सकता हूँ लेकिन स्वाद नहीं भूल सकता। तो फिर इनसे पता करते हैं कि 14 सालों से नूडल्स की डिलीवरी एक ही जगह पर कहाँ हो रही थी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पीछे वो सीआईडी। नहीं, नीचे। ये तो मैं, मुझे पूरा यकीन था कि उस कमरे में कैमरे हैं। क्यों किडनैप किया मुझे? तुमसे बात करता था ना। मैं नहीं हूँ वो। तुम ही थे, तुम ही थे। नहीं, मैं नहीं हूँ वो। तुम्हें कैद कर रखने के लिए मुझे किसी ने पैसे दिए थे। किसने दिए थे पैसे? मैं नहीं जानता, वो हमेशा मुझे फोन करता है। वो नंबर लाओ। लाओ। वो हमेशा अपने प्राइवेट नंबर से फोन करता है। और पैसे? वो तुम्हें पैसे कैसे देता था? वो हर महीने के 1 तारीख को बिल्डिंग के नीचे ड्रॉप बॉक्स में रख कर जाता है। अगर ये वो आदमी नहीं है तो वो कौन है जो मुझसे इतनी नफरत करता है कि 14 साल के लिए वो इस आदमी को पैसे देगा मुझे कैद में रखने के लिए? इसका पता भी चल जाएगा। देखो तो मैं चाहता हूं कि तुम उन सारे लोगों के नाम लिखो, तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक उन सारे लोगों के नाम जिनके साथ कभी तुम्हारा झगड़ा हुआ हो या किसी का दिल दुखाया हो तुमने। कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी बात भी काफी होती है बदला लेने के लिए। प्रतीक, मंगल, शुभम, सिद्धार्थ, सौकी, जेरी। ये रही मेरी दुश्मनों की लिस्ट। प्रतीक, मंगल, शुभम, सिद्धार्थ, सौकी, अशोक और जेरी। सर, ये उसी का फोन। स्पीकर फोन पर बात करो। हेलो। हेलो देव, कैसे हो? बाहर मजा आ रहा है कि नहीं? जब तक तुझसे मुलाकात नहीं होगी मजा कैसे आएगा? 24 घंटे, बस 24 घंटे और बचे, फिर हम दोनों आमने सामने होंगे। अपनी जिंदगी का आखिरी दिन खुलकर जी लो देव। तुझे जितना जीना है जी ले, जिस बिल में छुपा है छुपा रहे। तुझे पताल से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा। जब सीआईडी वाले पास खड़े हों तो चीटी के भी पर निकल आते हैं। अगर तुझे लगता है कि सीआईडी वाले तेरी जिंदगी बचा पाएंगे तो तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। अपने दुश्मनों की लिस्ट में मेरा नाम लिखना भूल गया देव। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मुझसे मिलते क्यों नहीं तुम? जल्दी मिलूंगा, तब तक अपनी मौत का इंतजार कर। हेलो। इसे कैसे पता चला कि देव के आसपास क्या हो रहा है? कोई पीछा कर रहा है हमारा, हम पे नजर रख रहा है। लेकिन फ्रेडी, उसे तो ये भी मालूम है कि देव इस वक्त सीआईडी ब्यूरो में बैठा है और अपने दुश्मनों की लिस्ट बना रहा है। कहीं कोई सीक्रेट कैमरा तो नहीं लगवा दिया उसने यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे तो कोई कैमरा दिख नहीं रहा है। क्या मतलब सर? मगर सर, अब बात कर सकते हैं। इस बग को मैंने इस साउंड प्रूफ बॉक्स में रख दिया है। अब ये हमारी आवाज कैच नहीं कर सकता है। इस बग की वजह से ये किडनैपर हमसे एक कदम आगे रहता था। अब देखते हैं यार सारंग, ये देव होश में कब आएगा? 2 घंटे में इसके एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही होश में आएगा। सर, जिसने भी ये काम किया है उसका दिमाग बहुत ही अजीब तरीके से चलता है। उसने पहले देव को 14 साल तक कमरे में बंद रखा और जब छोड़ा तो उसके शरीर में ये बग फिट कर दिया ताकि वो हर समय इसकी बातें सुन सके। और ये बग भी उसी दौरान लगाया गया है जब देव को बंदी बनाया गया था।
लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि देव को पता कैसे नहीं चला जब उसके पीठ में ये बग फिट किया जा रहा था। वेलियम गैस की वजह से। वेलियम गैस? जब हमने देव का ब्लड टेस्ट किया तो देव के ब्लड में हमें वेलियम गैस के ट्रेसेस मिले। यार सालुंखे, ये वेलियम गैस तो रशियन सेना ने चेचनिया के आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। बिल्कुल। अब बॉस, इसकी बॉडी में हमें विटामिन डी भी बहुत कम मात्रा में मिला है। सालुंखे, जब भी कोई आदमी 14 साल से सूरज की रोशनी से दूर रहेगा तो यही होगा ना। सिर्फ इतना ही नहीं सर, इसके खून में से हमें स्नोडन थर्लवेल नाम की दवाई भी मिली है। स्नोडन थर्लवेल? ये कौन सी दवाई है? सर ये दवाई स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक तरह की दिमाग की बीमारी होती है ना? अरे हाँ फ्रेडी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सर लेकिन वो किडनैपर ये दवाई देव को क्यों दे रहा था? ताकि देव अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे। बॉस, अगर किसी इंसान को 14 दिन भी छोटे से अंधेरे बंद कमरे में कैद करके रखा जाए तो अकेलेपन और अंधेरे की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। खाली दिमाग शैतान का घर। और इस बेचारे देव को तो पूरे 14 साल तक इसी तरीके से अंधेरे बंद कमरे में कैद करके रखा गया था। रजत, ये किडनैपर जरूर चाहता होगा कि 14 साल के बाद में जब देव बाहर निकलेगा तो अपने पूरे होशो हवास में रहेगा। हाँ सर, लग तो ऐसा ही रहा है। अब जिसने भी ये काम किया है उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो तो हम पहुंच कर ही रहेंगे। पहले पता लगाओ कि ये बग, ये चिप किसने बेची थी और किसे बेची थी। क्या तारीख बताई थी आपने? 2 सितंबर 2010 और उस बग का बैच नंबर है X91PXB4। X91PXB4 2 सितंबर 2010। जी हाँ। ये बग दी थी हमने, यही नंबर था। ये बग किसको दी थी आपने? इंस्पेक्टर ऋषभ। इंस्पेक्टर ऋषभ? इस इंस्पेक्टर ऋषभ को 2 साल पहले सस्पेंड कर दिया गया था। मगर क्यों? कमिश्नर साहब ने इसको रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया था। इस ऋषभ का एड्रेस चाहिए हमें। एड्रेस तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इस मुलाकात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। सर, हमें तो शुरू से ही शक था कि इस जुर्म में किसी पुलिस वाले या फिर किसी फोरेंसिक डॉक्टर का हाथ है। हाँ, लेकिन रजत, ये ऋषभ ही वो कड़ी है जो हमें देव के किडनैपर्स तक ले जा सकती है। लेकिन पुलिस वाला होने के बावजूद भी ऐसा गंदा काम। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पहले ही पता चल गया कि हम लोग यहाँ आ गए? एक काम करो, दरवाजा तोड़ दो। सर। लगता है घर में तो कोई नहीं है। कहीं ये चुप कर तो नहीं बैठा है घर में? देखो जरा, बैठ जाओ। सर! हाँ, हाँ सचिन, हो सकता है उसे पता चल गया होगा कि वो बग जो फिट किया था वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए ऋषभ को मार डाला। अच्छी तरह से चेक करते इस घर को, एक एक कोना छान मारते, एक एक इंच, जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये रही मेरी अगली चाल। ये गया आपका प्यादा। फंस गए ना जाल में। 1 2 2.5 आपकी रानी गई। मैं तो अपनी रानी पहले ही खो चुका हूं। आई एम सॉरी यार, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही होगी। ये क्या है? Greenhorn School, class of 1985, reunion. रजत, सचिन, ये देखो क्या मिला। ग्रीन हॉर्न स्कूल क्लास ऑफ 1985 reunion. ग्रीन हॉर्न स्कूल?
इसका मतलब ऋषभ भी ग्रीन हॉर्न स्कूल में पढ़ता था? सिर्फ ऋषभ ही नहीं, देव भी इसी स्कूल में पढ़ता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी, ये देव का दुश्मन भी इसी स्कूल में पढ़ता था? हाँ सर, हो सकता है। लेकिन सर इस देव ने कभी इस स्कूल में पढ़ने वाले किसी आदमी का जिक्र नहीं किया। वही तो, क्यों नहीं किया जिक्र? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। काम करो, इस देव से बात करो, फ्रेडी को फोन लगाओ और उससे पूछो कि याद करके बताए, अच्छी तरह से याद करके बताए कि क्या जब वो स्कूल में था तब उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? अब एक मिनट। हेलो सर। हाँ फ्रेडी, देव तुम्हारे सामने। एक मिनट के लिए भी मैंने अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया देव को। मैं जानता हूँ सर, 3 दिन हो चुके हैं, देव की जान को खतरा है। अच्छा, देव से बात कराओ। देव, लाइट कैसे चली गई? बिजली का बिल तो भरा था ना मैंने। फ्रेडी, क्या हुआ? सर इसी तरह की धुन तो देव के फोन के रिंगटोन की भी है। बिल्कुल यही धुन है, यही धुन है। ये तो वही धुन है। मुझे चक्कर क्यों आ रहे? फ्रेडी, फ्रेडी, क्या हो गया? फोन कट गया सर। जरूर कुछ तो गड़बड़ है फ्रेडी के घर पर। चलते हैं उधर, जल्दी, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग देव अंकल। कौन हो तुम? मैं आपको आजाद करने के लिए आई। जिस तरह से मेरे पापा ने आपको 14 साल की उम्र कैद से आजाद किया, वैसे ही मैं आपको इस दुनिया से आजाद करूंगी। कौन है तुम्हारे पापा? ये आप नहीं जान सकते। अपने सबसे बड़े दुश्मन का नाम जाने बगैर ही आप मर जाएंगे। इस गन को हटाओ, ऐसे हटाओ इस गन को। रुक जा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सीआईडी से पंगा मत लो। क्या हुआ, डर गए? इतने बड़े होकर डर गए? जब गोली चलती है ना, तब कुछ समझ में नहीं आता। गोली चलने के पहले का पल ही डरावना होता है, और ये डर तुम्हारे दिमाग में है। सोचना बंद कर दो तो डर अपने आप ही चला जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन हो तुम? तुम्हारे पापा कौन है? कौन है तुम्हारे पापा? कौन है तुम्हारे पापा? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार? हाँ, प्रभात कुमार। तुमने क्या सोच लिया मैं तुम्हें नाम बताए बिना ही मार दूंगी? ये नाम जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो नाम है जो मरने के पहले तुम्हारी कानों में गूंजेगा। कौन प्रभात कुमार? मैं किसी प्रभात कुमार को नहीं जानता। फिर तो तुम मेरी माँ को भी नहीं जानते होगे। कौन है तुम्हारी माँ? चित्रांगदा कुमार, जिसका तुमने बेरहमी से खून कर दिया। मैंने किसी का खून नहीं किया। अपने पापा को यहाँ बुलाओ। वो तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। उन्हें यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बातें हो गई, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। रुक जा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम इतने जल्दी नहीं मरोगे ना? ये लो। रुक जा। मरने के बारे में सोचना भी मत। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। देव को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी। संभल के। अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते तो मैं उसे मार ही डालती। हम मारने देते तब ना। इतनी कम उम्र में इतनी नफरत किस लिए? हा? बचपन से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रहा है, बदला। देव से अपनी माँ की मौत का बदला। इस बदले और नफरत के बीज को बोया किसने तुम्हारे दिल में? तुम्हारे पापा प्रभात कुमार ने? हाँ, मुझे गर्व है अपने पापा पर कि उन्होंने मेरे माँ के हत्यारे को इतनी बड़ी सजा दी। उसे 14 साल की कैद में रखा और अब मैंने उसे गोली मार दी। तुम्हारी वजह से देव हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, समझी? देव तो मरेगा, जरूर मरेगा। पकड़े जाने के बाद भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई अभी तक। अब चाहे फांसी हो या जेल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप बता दो तुम्हारे पापा इस वक्त कहाँ हैं, समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अब जब बाप बेटी का मकसद पूरा हो ही गया है तो सजा क्यों नहीं काट लेते हैं? अब तक मकसद पूरा कहाँ हुआ है? जब देव मरेगा तब हमारा मकसद पूरा होगा। तुम ऐसे नहीं मानोगी, हमें कुछ करना पड़ेगा। फ्रेडी,
इस प्रभात कुमार के सारे डिटेल्स निकालो। सचिन, निखिल, ग्रीन हॉर्न्स स्कूल जाओ, वहीं से कुछ पता चलेगा। एक्सक्यूज मी सर। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। आप लोग मेरे स्कूल में क्या कर रहे हो? I mean, मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ गड़बड़ की है क्या? नहीं, आपके स्टूडेंट्स ने कुछ गड़बड़ नहीं की है, बस आपके स्कूल के 1982 के बैच के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। 1982 के बैच के बारे में? एक मिनट सर। आइए सर, इस फाइल में आपको उस बैच की सारी जानकारी मिल जाएगी। देव इसी बैच में था, मगर अपने पापा के तबादले की वजह से 15 जुलाई 1982 को बीच में स्कूल छोड़ के चला गया था। 2 सितंबर 1982 में देव की क्लास में एक नीलम नाम की लड़की थी जिसने आत्महत्या की थी, लेकिन आत्महत्या की वजह नहीं लिखी यहाँ। प्रिंसिपल साहब, आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जी नहीं सर, मैं तो यहाँ पिछले 5 साल से ही प्रिंसिपल हूँ। 1982 में मिस्टर दीनानाथ यहाँ के प्रिंसिपल थे, जिनके कुछ साल पहले ही मौत हो गई। मौत हो गई है? जी हाँ सर। इसमें यह भी लिखा है कि नीलम का एक भाई भी था जो 8वीं क्लास में था इसी स्कूल में। क्या नाम है उसका? प्रभात कुमार। ये प्रभात कुमार तो नताशा के पापा का नाम है ना? हाँ सर। मतलब ये प्रभात पास आउट हुआ होगा 1985 में, पास आउट हुआ होगा। तो सर 1985 की फाइल देखना चाहिए। ये क्या? प्रभात और ऋषभ दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते होंगे और इसीलिए प्रभात ने ऋषभ से वो बग मंगाया होगा देव के शरीर में डालने को। और सर, जब उस बग के बारे में हमें पता चल गया तो प्रभात कुमार ने ऋषभ को ही रास्ते से हटा दिया। हो सकता है निखिल कि नीलम की मौत में देव का ही हाथ हो, इसीलिए तो प्रभात देव से बदला लेना चाहता था। और सर, अगर नीलम की मौत की वजह देव है तो देव ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? हो सकता है निखिल कि देव को पता ही ना हो, क्योंकि देव ने स्कूल छोड़ा था जुलाई महीने में और नीलम ने आत्महत्या की थी सितंबर के महीने में। अच्छा प्रिंसिपल साहब, इन सब की फोटोग्राफ मिल सकती है? जी सर। ये है देव और ये नीलम। तो सर, इस फाइल में ऋषभ और प्रभात का भी फोटो होना चाहिए। माय गॉड, ये है प्रभात। सर, ये प्रभात कुमार है? हाँ निखिल, अब वक्त आ गया है इस खरगोश को बिल से निकालने का। सर, मैं प्रभात कुमार के घर से आ रहा हूँ, उसका कोई आता पता नहीं है। फोन किया उसे? हाँ सर, किया था, फोन बंद आ रहा है। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मेरे पापा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। सर, मैं ग्रीन हॉर्न स्कूल से आ रहा हूँ। ये देखिए सर, ये प्रिंट आउट। नताशा, तुम्हारी बुआ ने आत्महत्या की थी, ये बात मालूम है तुम्हें? मेरी कोई बुआ नहीं है। है, नीलम कुमार नाम है उनका, मगर सितंबर 1982 में उसने आत्महत्या की थी। मगर पापा ने कभी बताया नहीं इस बारे में। ओहो, नहीं बताया? शायद भूल गए होंगे। मगर उन्होंने तुम्हें ये तो बताया होगा ना कि नीलम कुमार और देव एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये क्या कह रहे हैं आप? ये देखो, पढ़ो इसे। पापा ने इतनी सारी चीजें मुझसे छुपाई क्यों? तुम्हारे पापा ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारी माँ की मौत का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी बुआ की मौत का बदला लेने के लिए। ये सारे कागजात नकली है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना? क्या नाम है तुम्हारी मम्मी का? चित्रंगदा कुमार ना? हाँ। कोई फोटो है उनकी तुम्हारे पास? नहीं, उन्होंने कभी मम्मी की फोटो नहीं दिखाई। चित्रंगदा कुमार नाम की कोई औरत होगी तो दिखाएंगे ना। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? कोई चित्रंगदा कुमार नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है, कहानी तुम्हारा इस्तेमाल करने की। ये झूठ है ना? तुम्हारे मम्मी पापा की शादी कब हुई थी? 25 फरवरी 1993। मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए थे हम, वहाँ पे भी कोई प्रभात कुमार और चित्रांगदा कुमार की शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये बात है। आप लोगों को लगता है कि आप लोग मुझे इन सब बातों में फंसाकर उल्लू बनाओगे, तो मैं आपको अपने पापा का पता बता दूंगी, है ना? मैं आपको अपने पापा का पता नहीं बताऊंगी। तुम्हारे पापा हैं कौन, ये पता भी है तुम्हें? क्या मतलब? दया, हमारा शक सही था। ये पढ़ो। ये क्या है? डीएनए रिपोर्ट। तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट मिस्टर देव के डीएनए रिपोर्ट से मैच करती है। मिस्टर देव तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे असली पापा, प्रभात कुमार नहीं। ये रिपोर्ट्स नकली है ना? ये सब झूठ है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना? यही सच है। तुम्हारे गाल पे जब ये तिल देखा था हमने, हमें उस वक्त शक हुआ था कि शायद तुम मीरा हो, देव और प्रिया की बेटी। ये नहीं हो सकता। मीरा, तुम्हारी माँ का हत्यारा प्रभात कुमार है। उसी ने प्रिया को मारा और प्रिया के खून का इल्जाम देव के सर पे डाला और फिर एक बेटी के हाथों बाप को मरवा के बदला लेना चाहता था। ये नहीं हो सकता। इस प्रभात ने बड़ी लंबी प्लानिंग की थी।
उसने सोचा कि एक बेटी से बाप का खून करवा दूंगा, इस तरह मीरा को फांसी हो जाएगी और देव का सारा खानदान खत्म। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने हाथों से अपने पापा पर गोली चला दी। ये क्या कर दिया मैंने? मैं प्रभात कुमार को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी उसे। मीरा, प्रभात कुमार के पापों की सजा कानून देगा उसे। तुम हमें सिर्फ ये बताओ कि वो है कहाँ। आशा बेटी, तुम यहाँ? सीआईडी वालों ने तुम्हें छोड़ दिया? सीआईडी वालों ने मुझे छोड़ दिया। जब मैंने उन्हें अपनी माँ के खून की दर्द भरी दास्तान सुनाई तो दया का भी दिल पिघल गया। दया का दिल भी पिघल गया? अरे बेवकूफ लड़की, दया का दिल कभी पिघल नहीं सकता, क्योंकि इसका दिल लोहे का बना हुआ है। जरूर इसमें उनकी कोई चाल होगी। ठीक कहा तुमने, ये हमारा ही प्लान था, मिस्टर प्रभात कुमार उर्फ गिरीश। धोखा, इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। धोखेबाज तो तू है, जो बचपन से अब तक मुझसे झूठ कहता आया। अपने माँ के खूनी के कहने पर मैंने अपने पापा पर गोली चला दी। तो तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। कितनी कोशिश की मैंने कि कम से कम खून खराबा हो, खुशी खुशी सब कुछ निपट जाए, मगर अब मुझे लगता है यहाँ पर मुझे 4 लाशें बिछानी पड़ेगी। तुम लाशें बिछाओगे? लाशें बिछाने लायक बचोगे तब ना। बोल, क्यों किया ये सब? क्योंकि मैं देव को बर्बाद कर देना चाहता था। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी देव के साथ? देव मेरी बहन का खूनी है। लेकिन नीलम ने तो आत्महत्या की थी ना? देव की वजह से आत्महत्या की थी मेरी बहन नीलम ने, क्योंकि ग्रीन होम स्कूल में उसने सभी को ये कहकर उसे बदनाम कर दिया था कि वो उससे प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। देव तो जुलाई 1982 में स्कूल छोड़कर जा चुका था। हाँ, मगर देव के स्कूल छोड़ देने के बाद भी ग्रीन हॉर्न्स के बाकी के स्टूडेंट्स के तानों ने नीलम का पीछा नहीं छोड़ा और मायूस होकर वो खुद मौके से लटक गई। गिरीश, तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, मगर बदला लेने के लिए तुमने देव के साथ जो कुछ भी किया वो भी ठीक नहीं है। सालों से बदले की आग मेरे दिल में चल रही थी और मैंने उसे कभी बुझने भी नहीं दिया। बस सही मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि देव मुझे पहचानता नहीं था, इसलिए गिरीश बनकर मैंने उससे दोस्ती की। ये सब करने का क्या फायदा हुआ? तुम्हारी मरी हुई बहन वापस तो नहीं मिली ना? तुम्हें मिलेगा सिर्फ फांसी का फंदा। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है इनकी? गोली दिल के बिल्कुल पास लगी और खून भी काफी बह गया है, इसलिए इनका बचना मुश्किल है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। हमें जो कुछ करना था हम कर चुके हैं, अब तो इनको केवल भगवान ही बचा सकते हैं। पापा उठिए ना, मैं आपकी बेटी मीरा। मैं आपको पहचान नहीं पाई, पर आपको तो मुझे पहचान लेना चाहिए था ना। पापा जवाब दीजिए, इतने सालों बाद आपकी बेटी वापस आई है, आप उठकर उसे गले नहीं लगाएंगे? ओ नो, इनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। पापा आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, समझ गए आप? मम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई थी, अगर आप चले गए तो मुझे कौन संभालेगा? पापा उठिए ना पापा। हे भगवान, आप प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। मैं जेल चली जाऊंगी, अपने सारे बुरे कामों की सजा काटूंगी, पर आप मेरे पापा को बचा लीजिए प्लीज। भगवान उठिए ना पापा। इन्हें होश आ रहा है। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अब पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। चौदह सालों से मैंने रखा हुआ था। ये तो मेरे बचपन का फोटो है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।